चलिए, स्वागत है आप सबका फिर से। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी में आज सेकेंड क्लास है और हम जो है जैसे भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सिलेबस के विषय में, तो आज मैं आपको विकास के विषय में समझाऊंगा कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालकों में विकास किस प्रकार से होता है, कौन कौन से चरण होते हैं, स्टेजेस होते हैं बालकों के विकास के संदर्भ में। तो इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे और ऐसा मान के चलिए कि यहाँ से भी एक प्रश्न बन रहा है। प्रीवियस क्लास से भी एक क्वेश्चन जो बन रहा था मैंने आपको बताया था, आज भी एक प्रश्न बनेगा। कौन सा प्रश्न बनेगा वो हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं हूँ राजेश्वर और आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बाल मनोविज्ञान, और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आज हम देखेंगे बालक का विकास किस प्रकार से होता है। बच्चों में विकास के सिद्धांत को समझेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जान लेंगे कि बालक का विकास होता है तो विकास के साथ साथ वो किस प्रकार से लर्निंग करता है अपने हैबिटेट में जहाँ वो रहता है। जैसे जीव जंतु जिस हैबिटेट में रहते हैं उसी तरह से मनुष्य भी एक हैबिटेट होता है, उसका भी एक निवास स्थल होता है जहाँ पर वह निवास करता है। तो उस इन्वायरमेंट में, उस इकोसिस्टम में वह किस प्रकार से सीखता है, सीख करके उसके संवेदी तंत्र किस प्रकार से एक्टिवेट होते हैं और चीज़ों को किस प्रकार से वह सीखता है, इन सभी बिंदुओं पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये चैप्टर है हमारा बच्चों में विकास का सिद्धांत और अधिगम से उसका संबंध। विकास क्या है इसको हमने पहले भी पढ़ा है। चेंजेस आर नोन एज डेवलपमेंट। विकास हम किसे कहते हैं? चेंजेस, परिवर्तन, परिवर्तन ही विकास है। ये परिवर्तन कैसे होता है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक होता है। ये परिवर्तन कैसे होगा? जन्म से लेकर मृत्यु तक। हम विकास बच्चों के संदर्भ में कह रहे हैं या व्यक्ति के संबंध में कह रहे हैं, तो व्यक्ति के अंदर समस्त प्रकार का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक दृष्टिकोण से लाइफ लॉन्ग, जीवन पर्यंत चलने वाली जो परिवर्तन है, इसी परिवर्तन को हम विकास का नाम देते हैं। ये जो विकास है जन्म के साथ व्यक्ति के अंदर कुछ गुण, कुछ क्वालिटी को जन्म देता है। जैसे कि इसका बढ़िया उदाहरण है मनुष्य के अंदर संवेदनाओं का जन्म लेना, मनुष्य के अंदर तंत्रिका तंत्र का कार्य करना, मनुष्य के अंदर इमोशंस को एक्टिवेट करना, या मनुष्य के अंदर जो इमोशंस हैं, संवेग जिसे हम कहते हैं, संवेग या इमोशंस, है ना, इमोशंस। तो मनुष्य के अंदर जो इमोशंस पैदा हो रहे हैं, 14 प्रकार के इमोशंस होते हैं। इसको मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा कि 14 प्रकार के इमोशंस होते हैं। इस इमोशंस के विषय में मैकडूगल साहब ने हमें समझाया था। किसने? मैकडूगल। तो मैकडूगल साहब ने हमें 14 प्रकार के इमोशंस, 14 प्रकार के संवेग और इसके 14 प्रकार के इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्तियों के विषय में हमें बताया कि मनुष्य के अंदर यही 14 टाइप्स के इमोशंस होते हैं जिससे मनुष्य लाइफ लॉन्ग अपने अंदर गुणों को उजागर करता है। तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज इमोशंस के रूप में निखार आता है, योग्यताएं जन्म लेती हैं। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं मनुष्य के अंदर, जैसे कि मनुष्य जो है विचार कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, कल्पनाएं कर सकता है। जानवरों में ये गुण का अभाव पाया जाता है, इन गुणों का अभाव पाया जाता है। ऐसा नहीं कह सकते कि जानवर जो है स्वप्न नहीं देखते होंगे, वो विचार नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि हम जानवरों के विषय में ये ज्ञात कर पाएं। लेकिन मनुष्य के विषय में हम जानते हैं कि मनुष्य स्वप्न भी देखता है, कल्पनाएं भी करता है, विचार भी करता है, इच्छाएं रखता है और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न भी करता है, कर्म भी करता है। तो इस प्रकार से विकास को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मनुष्य के अंदर
जीवन पर्यंत चलने वाली योग्यताओं, विशेषताओं के संबंध में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो परिवर्तन है वही परिवर्तन विकास कहलाता है। लाइफ लॉन्ग चलने वाले बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान आसमान छू लेगा ऊंचाई को, या उसका वजन जो है धरती से भी ज़्यादा हो जाएगा जीवन पर्यंत अगर वजन बढ़ते गया, तो ऐसा नहीं है। शारीरिक विकास का मतलब ये होता है कि शरीर में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। मानसिक विकास, साइकिक डेवलपमेंट, अभी आप बाल मनोविज्ञान एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं छात्रावास अधीक्षक के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से आपको कुछ नए और न्यू नॉलेज के विषय में संज्ञान हो रहा है, अधिगम कर पा रहे हैं। तो मानसिक विकास सतत चलती रहती है, किसी न किसी रूप में आप न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, जानते हैं। लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, भाषाई विकास, छोटे बच्चे अपने मदर टंग को ही समझते हैं सबसे पहले, फिर धीरे धीरे विद्यालय जाते हैं तो अन्य भाषाओं का उनको ज्ञान होता है, या किसी परिवेश में वे जा कर के रहते हैं तो उस परिवेश के अकॉर्डिंग भाषा का उनको ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार से इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें या संवेगात्मक विकास की बात करें, इसे मैच्योरिटी से संबंधित हम कह सकते हैं, परिपक्वता के आधार पर कह सकते हैं कि बालक जन्म के बाद उसके इमोशंस उसके कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ते जाता है, चीज़ें समझ में आने लगती हैं, तो अपने इमोशंस पर वह कंट्रोल करता है। जैसे कि हम देखें कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बच्चे बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, गुस्सा करते करते रोने लग जाते हैं, किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मैच्योरिटी जब बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ते जाता है, तो कंट्रोल होता है धीरे धीरे चीज़ें, है ना। आगे चल करके हम देखें सामाजिक विकास, छोटे बच्चे समाज से एकाएक नहीं जुड़ पाते, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था में आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, तो समाज के प्रति अति संवेदनशील हो जाते हैं। वहीं बाल्यावस्था में भी माँ बाप जो है समाज के साथ जुड़ते हैं, उनसे व्यवहार रखते हैं, तो उसको बच्चा देखता है, सीखता है, समझने का प्रयास करता है। चारित्रिक विकास, कैरेक्टर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर डेवलपमेंट मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, उसके चरित्र को डिफाइन करने के लिए कि मनुष्य किस प्रकार का व्यक्तित्व का है ना। तो मनुष्य के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट अहम भूमिका निभाता है। इस प्रकार से ये सभी जो डेवलपमेंट के घटक हैं, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि कुछ भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और कूट में भी प्रश्न बनाया जा सकता है कि विकास शब्द से आप क्या समझते हैं। तो आपने जाना लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो जीवन पर्यंत चलते रहता हो, मनुष्य के अंदर विशेषताओं और योग्यताओं के संदर्भ में जो चेंजेस है लाइफ लॉन्ग चलने वाली, जैसे शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक, ये सभी घटक जो हैं चेंजेस के रूप में विकास को परिभाषित करते हैं। तो 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कूट में दे दिया जाएगा, इनमें से कौन जो है विकास को परिभाषित करता है। तो आप उपरोक्त सभी या इनमें से जो ऑप्शन आपको दिया गया होगा उसके आधार पर आप आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। चिंता मत करिए, आगे जैसे ही आपका ये क्लासेस कंप्लीट होता है, मैं निश्चित रूप से आपको कूट में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, और वो प्रश्न आपको बाहर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। मैं खुद प्रश्न तैयार करूंगा और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखें, वेट करें, और ये जो लिंक है आपका सहयोग क्या होगा, वो तब हो पाएगा, वो संभव तब है जब आप अधिक से अधिक इस लिंक को शेयर करें, और एक दिन के लिए जब भी आप देख रहे हैं तो कम से कम एक दिन के लिए अपने स्टेटस में जरूर लगाएं, ताकि उन अभ्यर्थियों तक भी यह सूचना संप्रेषित हो सके जो आगे इस विषय की तैयारी करना चाहते हैं या जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है
कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो निश्चित रूप से करना ही है आपको, है ना। आगे हम आपके लिए बेहतर और बहुत बेहतर करने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक, आपने विकास किन किन क्षेत्रों में होता है ये देखा। अब भाई विकास का संबंध अधिगम से कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूं कि विकास और अधिगम एक दूसरे के संपूरक हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बालक जब जन्म लेता है और जन्म के साथ साथ जब उसकी अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ होता है बालक का, तो ग्रोथ होगा तो शारीरिक विकास के साथ साथ ही मानसिक विकास होता है, और मानसिक विकास के साथ ही साथ उसके अंदर ये जो चेंजेस आपने देखा है, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक, ये सभी डेवलप होते हैं। और इन डेवलपमेंट के साथ ही साथ वो क्या करता है? लर्निंग करता है। लर्निंग मतलब सीखता है ना। लर्निंग का मतलब है सीखना। तो बच्चा जो है इन सभी के साथ क्या करता है? सीखता है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास, इन सब से बच्चा क्या कर रहा है? लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है। और यही सीखना क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसीलिए हमने कहा कि एक नवजात शिशु है 1 महीने का, उसे आप कहेंगे कि आप एथिकल बनो। आप 2 साल के बच्चों को बोलोगे कि आप नैतिक बनो, तो ये संभव नहीं है। बच्चा उम्र के साथ जैसे जैसे उसका अभिवृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, वह धीरे धीरे चीज़ों को समझता है। संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से बच्चा सनह सनह चीज़ों को सीखता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चा जो है अधिगम करता है, लर्निंग करता है। इसी नाम से हमने कहा कि अधिगम और डेवलपमेंट का बहुत गहरा संबंध है, ये एक दूसरे के समपूरक हैं। अधिगम, लर्निंग का मतलब होता है जानना, सीखना, चीजों को समझने का प्रयास करना। इसके माध्यम क्या हो सकते हैं? बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। पहला माध्यम है संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत। संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मैंने आपको बताया कि मैकडूगल ने, किसने? मैकडूगल। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे समझाने जा रहा हूं अभी। मैकडूगल, तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग को हमें समझाने का प्रयास किया है कि मनुष्य के अंदर 14 प्रकार के इमोशंस होते हैं, इमोशंस, और 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, 14 प्रकार के इमोशंस और 14 प्रकार की इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे ये जो संवेग है, सबसे पहले एक्टिवेट क्या होगा? अब ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि एक्टिवेट क्या होगा। उदाहरण के लिए एक संवेग मैं लेके चलता हूं डर। ठीक है, एक संवेग क्या है? फियर यानी डर। डर क्या है? एक प्रकार का इमोशंस है ना, एक प्रकार का इमोशन है, डर है। तो आपने किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को देखा, आपने किसी नाउन को देखा, हो सकता है आधी रात को आप किसी चीज को अचानक से देखें, वह वस्तु, व्यक्ति या स्थान को देख करके आपके मन में अगर डर पैदा हुआ, तो ये डर पैदा होना ही क्या कहलाता है? इमोशन का एक्टिवेशन कहलाता है। इमोशन जब एक्टिवेट होगा, इमोशन एक्टिवेट होगा तो इसी इमोशन से संबंधित एक मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट भी होती है। जैसे डर का मूल प्रवृत्ति क्या होता है? पलायन करना, टू गो अवे, यानी पलायन करना, भाग जाना, पलायन करना या भाग जाना। तो जैसे ही मन में फियर पैदा होगा, फियर जनरेट होगा, तो मन में जैसे ही डर पैदा हुआ तो मूल प्रवृत्ति जाकर के फिर एक्टिवेट होती है। यानी पहले क्रम पे क्या एक्टिवेट हो रहा है? संवेग। जैसे ही आपने दृष्टिगोचर किया किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी संज्ञा को देख करके आपको अगर फियर लगा, डर पैदा हुआ, तो डर एक्टिवेट हुआ। अब ये डर जो है
हमारे भीतर में ऑलरेडी 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जो सोई हुई हैं। उस मूल प्रवृत्तियों को एक्टिवेट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? इमोशंस की। इमोशन जो है डायनेमिक होता है, याद रखिएगा, ये हमेशा क्या होता है? डायनेमिक होता है। और मूल प्रवृत्ति क्या होती है? स्टैटिक होती है। यानी मूल प्रवृत्ति स्थिर अवस्था में विद्यमान होती है और संवेग हमेशा क्या होता है? डायनेमिक होता है। और इसी डायनेमिक स्थिति को हमने पुनर्बलन कहा है। इसी डायनेमिक स्थिति को हम रिइंफोर्समेंट भी कह देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को हम रिइंफोर्समेंट कहते हैं, रिइंफोर्समेंट कह देते हैं। रिइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मोटिवेशन कह सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव चीजों को ध्यान में रख करके कहा जाता है, तो इसे हम रिइंफोर्समेंट कह सकते हैं, पुनर्बलन। यानी कि आपके अंदर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को देख करके डर का पैदा होना, उस इमोशन को जगाने का प्रयास करना है, उसको एक्टिवेट करने का प्रयास करना है, तो ये क्या है? एक प्रकार का पुनर्बलन है, रिइंफोर्समेंट है। जैसे ही आपके अंदर डर पैदा हुआ, डर के कारण पलायन करने की, व्यक्ति अपने आप से भागता है, दुनिया से भागता है, ठीक है, अपने प्रियजनों से भागता है, आदमी खुद से भी भागता है अगर उसे डर हो जाता है तो इस प्रकार से जैसे ही डर पैदा होता है तो डर का मूल प्रवृत्ति क्या है? पलायन। तो सबसे पहले एक्टिवेट क्या होगा? संवेग। और संवेग के बाद क्या उसकी मूल प्रवृत्ति एक्टिवेट होगी? पलायन। और पलायन फिर ये स्टैटिक में होता है तो डायनेमिक के साथ ये मल्टीप्लाई होता है, तो मूल प्रवृत्तियां भी क्या हो जाती हैं? फिर डायनेमिक हो जाती है, गतिशील हो जाती है, फिर मनुष्य जो है क्रियाशील हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अधिगम में जो संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत है, ये मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती हैं। स्टैटिक जो हमारे इंस्टिंक्ट हैं, हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं, इस पर आधारित होती हैं। वहीं अगर हम संज्ञानवादी सिद्धांत की बात करें तो ये जो संज्ञानवादी सिद्धांत आपको नजर आ रहा है, रुचि, इच्छाएं, क्षमता इत्यादि आपको दिख रहा है, हमारे जो भी डिजायर्स हैं, हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी डिजायर्स हैं, इसके आधार पर हम चीजों को अचीव करने का प्रयास करते हैं। लाइक यू वांट टू बिकम हॉस्टल वार्डन, सो यू आर स्टडिंग राइट नाउ एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू लर्निंग द सिलेबस आर स्टडिंग द सिलेबस। तो आपने अभी क्या किया? संज्ञान किया। तो पहला सिद्धांत तो हमारी मूल प्रवृत्ति के आधार पर होता है, इसको हम अनुभव कहते हैं, जीवन का अनुभव कहते हैं। समझ में आया? जीवन का अनुभव, क्रोध आना, भय, क्रोध, डर, वात्सल्य, करुणा, घृणा, ठीक है, ये सभी क्या है? संवेग है। और इसी से संबंधित संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत में जो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, यह भी अधिगम का माध्यम है। इसे हमने अनुभव का नाम दिया है। हम कहते हैं जीवन में हम ठोकर खाते हैं, अनुभव करते हैं, तब सीखते हैं, ऐसा कहा जाता है। यही संबंधवादी व्यवहार है। लेकिन संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत हमारी जो रुचि है, हमारा इंटरेस्ट, हमारा डिजायर, इच्छाएं, हमारे अंदर जो कैपेसिटी है जिसके माध्यम से हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, हासिल करते हैं, है ना, तो ये क्या कहलाता है? संज्ञानवादी सिद्धांत कहलाता है। तो इस प्रकार से अधिगम के दो माध्यम हो सकते हैं, देयर आर टू मीडियम्स। पहला क्या है? संबंधवादी या व्यवहारवादी सिद्धांत जो कि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत जो हमारे इंटरेस्ट, डिजायर, कैपेसिटी पर आधारित होता है। गॉर्ज ने 1965 में एक बुक लिखा था, बुक का नाम था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इस बुक में इन्होंने सीखने के, अधिगम के कुछ उपाय बताए। ये अधिगम के कौन कौन से उपाय गॉर्ज ने 1965 में द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक बुक में बताया था। इन्होंने कहा सीखने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे सांकेतिक अधिगम। सांकेतिक अधिगम मतलब सिग्नल लर्निंग, किसी संकेत के माध्यम से चीजों को समझना, यह भी एक प्रकार का क्या है? संकेत। जैसे इस दिशा में जाओ, इस दिशा में जाओ। भाई
बिलासपुर किस दिशा से जाना है, रायपुर किस दिशा में जाना है, इस दिशा में जाना है। तो संकेत के माध्यम से भी आपने क्या कहा, लर्निंग किया जा सकता है। इसे सिग्नल लर्निंग कहते हैं। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, उद्दीपन और अनुक्रिया, रिइंफोर्समेंट मैंने जैसे कि आपको कहा, उद्दीपन और अनुक्रिया। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि आपको मोटिवेट किया जाए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के संबंध में अगर हम बात करें तो उसे किसी कार्य को करने के लिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि अगर आप हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं तो सबसे पहली बात तो इस वर्ष आपको एक जॉब मिलेगा। तो सोसाइटी का दबाव, परिवार का दबाव और अपने खुद का दबाव, आपके जो प्रिय हैं या प्रियजनी है या प्रियजना है, उन सब का आपके ऊपर दबाव, ये हो जाएगा कम। तो आपको हॉस्टल वार्डन का एक पोस्ट मिलेगा तो फाइनेंशियली डिप्रेशन कम होगा, है ना, प्रियजनों का दबाव कम होगा, सामाजिक दबाव कम होगा। तो ये जो मेंटल प्रेशर में आप हैं उससे आप दूर हट जाएंगे। तो दूर हटेंगे तो आप कुछ और, अब डिप्टी कलेक्टर के लिए सीजीपीएससी, स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक जॉब सिक्योर कर लो। अब ये मैंने आपको कहा, आपके अंदर क्या हुआ होगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ हलचल मचा होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर, हमको इस एक फाइनेंशियल, मेंटली, सोशल और जो दबाव है, आंतरिक दबाव, इससे कम से कम अभी रिलैक्स होना है। तो इसके नाम से हमको कम से कम एक तो जॉब अभी सिक्योर कर लेना है हॉस्टल वार्डन का। ये आपके अंदर क्या हुआ, स्टिमुलस हुआ। अब स्टिमुलस के आधार पर आपने क्या किया, अब लर्निंग करना प्रारंभ कर दिया। आज और अभी से आपने पढ़ना चालू कर दिया कि नहीं सर, हम आज से और अभी से रोज आपकी सारी क्लासेस देखेंगे, हम रोज नोट्स बनाएंगे, आप जितना भी क्वेश्चंस कराएंगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास जो भी बुक अवेलेबल है उसको हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और हम जरूर और जरूर इस बार एक पोस्ट हासिल करेंगे और आपको जरूर उस दिन मिलेंगे, आपको बताएंगे कि सर हमने एक पोस्ट हासिल कर लिया। तो ये जब आप काम में लग जाते हैं, जब आपके अंदर जब मोटिवेशन पैदा हुआ और मोटिवेशन के कारण जब आप कार्य में लग जाते हैं, उसे ही रिस्पॉन्स कहा जाता है। उद्दीपन एक प्रकार का शॉर्ट मोटिवेशन है, दैट इज शॉर्ट मोटिवेशन। ये जो है सूक्ष्म प्रेरणा है, अभिप्रेरणा, सूक्ष्म अभिप्रेरणा है, इसे हम शॉर्ट मोटिवेशन कहते हैं। इसे ही हमने रिइंफोर्समेंट भी कह दिया है, पुनर्बलन भी कह दिया है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या होता है, चीज़ों को व्यक्ति समझने का प्रयास करता है, उसे अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। ठीक उसी प्रकार से लर्निंग एंड सिंपल चैनिंग का मतलब क्या समझे, लर्निंग एंड सिंपल चैनिंग, सरल श्रृंखला। चीज़ों को आप एकाएक करके, आप एक ही बार आप पढ़ने को बैठ गए और आप बोलेंगे कि पूरा सिलेबस मैं ऐसे चट से चुटकी बजाऊं और माथे में ऐसे करके सभी किताबों को सो जाऊं और सुबह उठूं सब मेरे दिमाग में घुसा पड़ा मिले, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आपको सनह सनह तैयारी करना पड़ेगा, एक एक सब्जेक्ट को उठा करके सारे सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। शाब्दिक साहचर्य, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग का मतलब क्या समझे कि आप बहुत सारे वोकेबलरी को समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, नए नए शब्दों को समझ रहे हैं। आपने क्या किया, पेपर रोज पढ़ना प्रारंभ किया, वहाँ पर जो संपादकीय आता है, ऑडिटोरियल जिसको हम बोलते हैं, एडिटोरियल, तो एडिटोरियल आपने पढ़ा तो उससे आपको नई नई चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, तो लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तभी पैदा होता है जब आप पक्ष और विपक्ष दोनों को समझते हैं। ठीक है, क्या सही है और क्या गलत है। जब तक आपके अंदर लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी पैदा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक प्रकार से तार्किक क्षमता पैदा नहीं होगी आपके ज्ञान में, तब तक आप लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण की स्थिति पे नहीं पहुंच सकते। संप्रत्यय कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब ये है कि आप पढ़ तो रहे हो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। आपके पास किताबें तो हैं लेकिन किताबों को आप पलट रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, रट भी ले रहे हो लेकिन आपने रट करके पोस्ट भी पा लिया लेकिन जीवन भर उस बात को नहीं समझ पाए। तो ये पढ़ना भी क्या पढ़ना, जो जीवन में हमें उस अनुभव से न जोड़ सके जो हमने पढ़ाई करके समझा है। तो इसे ही हमने क्या कहा, संप्रत्यय कहा, कॉन्सेप्ट लर्निंग। रूल लर्निंग का मतलब ये है कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसके लिए अनुशासन
के साथ आपको चलना पड़ेगा, अनुशासित जीवन जीना पड़ेगा, आपको एक टाइम पीरियड बाउंड करके रखना पड़ेगा और रिजर्व करके रखना पड़ेगा कि भाई हमें 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, समझने का प्रयास करना है, इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस करने हैं, अधिक से अधिक मल्टीपल रिवीजन करना है, मोर देन मोर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो ये सभी आपको अनुशासन सिखाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग ये अंतिम में आपको समझ में आता है जब आप अनुशासित हो जाते हो, आप कॉन्सेप्ट को समझने लग जाते हो, डिस्क्रिमिनेशन की लर्निंग डिस्क्रिमिनेशन की एबिलिटी आपके अंदर पैदा हो जाती है, तब अंतिम में आप सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं और यही एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहलाती है। समस्या का समाधान लर्निंग एबिलिटी के नाम से इसे जाना जाता है। लर्निंग को तो देखा हमने, अब हम कुछ और बातों को समझेंगे। विकास की अवस्थाओं को हम देखना चाहेंगे। देखिए, विकास की अवस्थाएं जो हैं इसे हम कई तरीकों से देखेंगे। जैसे कि अगर हम विकास की अवस्थाओं को भारतीय दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो भारतीय दृष्टिकोण से विकास की अवस्थाओं को इन 7 श्रेणियों में हम देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले है गर्भावस्था। गर्भावस्था तो प्रेगनेंसी हम इसे कहते हैं, गर्भाधान से लेकर के जन्म तक। तो जनरली इससे संबंधित प्रश्न अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगा, कई बार पूछा जा सकता है। गर्भावस्था जनरली कितने माह तक का होता है? तो 9th मंथ का होता है ना, लगभग 9 महीने का होता है। तो गर्भाधान से लेकर जन्म तक 9 महीने का। इसको आप वीक में कन्वर्ट कर लीजिए और डे में भी कन्वर्ट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इसे आप वीक में कन्वर्ट कर लीजिए और इसे आप डे में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में वीक में भी पूछा जा सकता है, मंथ में भी पूछा जा सकता है और डे में भी पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम इन्फेंसी की बात करें, इन्फेंसी मतलब शैशव अवस्था, तो शैशव अवस्था जनरली जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक इसे हम मेजर करते हैं। और चाइल्डहुड यानी बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। किशोरा अवस्था यानी एडोलसेंस की बात करें तो 12 से 18 वर्ष। और युवा अवस्था इसे हम यूथ कहते हैं, यूथ, तो यूथ जो है 18 से 25 वर्ष तक। प्रौढ़ अवस्था अडल्टहुड कहते हैं इसे हम ना, अडल्टहुड, तो अडल्टहुड जो है 25 से 55 वर्ष। और दी ओल्ड एज वृद्धावस्था 55 वर्ष से मृत्यु तक, इसे हमने भारतीय दृष्टिकोण से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, किशोरा, बाल्या, शैशव और गर्भावस्था में बांट करके देखा है। शारीरिक विकास और अधिगम किस प्रकार से हो रहा है ये तो आप लोगों ने समझा कि बालक जो है आंतरिक दृष्टिकोण से कुछ उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे शरीर के भीतर उसके बहुत सारे विकास हो रहे हैं। शरीर की मांसपेशियों का बढ़ना, मांसपेशियों का मजबूत होना, हड्डियों का मजबूत होना और इसी प्रकार से उसके तंत्रिका तंत्र का विकास होना, ये उसके आंतरिक स्तर पर विकास है। बाह्य स्तर पर हम देखते हैं कि बालक का शरीर जो है ऊंचाई उसका बढ़ता है, वजन बढ़ता है, लंबाई बढ़ता है, ये सभी बालक के बाह्य दृष्टिकोण से विकास को दर्शाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन लर्निंग की बात करें, संज्ञानात्मक एवं मानसिक विकास तथा अधिगम, तो मैंने पहले भी आपको बताया कि मनुष्य कल्पनाएं कर सकता है, चीजों को स्मरण रख सकता है, समस्या समाधान तक पहुंच सकता है, निरीक्षण कर सकता है और विचार करने की क्षमता मनुष्य के अंदर होती है। इसी को मनुष्य का संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, इसे ही हम मानसिक विकास कहते हैं। और इसके माध्यम से ही व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग तक पहुंचता है, समस्या समाधान तक पहुंचता है और यही समस्या समाधान तक पहुंचना उसका निर्णय, उसका जो है अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो एक प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन लर्निंग के बीच गहरा संबंध होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर कल्पना, स्मरण, निर्णय, विचार तथा निरीक्षण करने की एबिलिटी है, क्षमताएं हैं और इसके माध्यम से ही वह किसी भी समस्या को सुलझाने का प्रयास करता है, उसे रिजॉल्व करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें, अगर आपको कहा जा रहा है कि भाई परीक्षा आ रही है नजदीक, आप तैयारी में लग जाइए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? चीजों को निरीक्षण करेंगे, सिलेबस का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करके आपने पाया कि अमुक अमुक सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है, बाल मनोविज्ञान है, जीएस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, तो ठीक है। हमने हिंदी को देखा, जीएस को देखा, कितने कितने नंबर के आए प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये निरीक्षण है। निरीक्षण करने के बाद आप जो है विचार करते हैं, स्मरण करते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पहले से पढ़ा हुआ है।
आप चीजों को कल्पनाएं करते हैं कि भाई मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं अगर जॉब इस बार सिक्योर कर लेता हूं तो बहुत बड़ा एक दबाव, जो मानसिक दबाव है मेरा, वो मेरा जो है डिप्रेशन से मैं दूर हो जाऊंगा। तो इस नाम से आपने कल्पना भी किया, स्मरण किया, क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, आपने एनालिसिस किया सिलेबस का, उस पर आपने विचार किया और अंतिम में निर्णय तक पहुंचे कि मुझे बाल मनोविज्ञान को एक बार रिवीजन करना है, पढ़ना है, इसका नोट्स बना लेना है। बाकी चीजें तो मैंने कई बार पढ़ी हैं, कंप्यूटर को राजेश्वर सर वैसे भी कई बार पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब में ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं, तो उन सब्जेक्ट को तो मुझे एक बार रिवीजन बस करने की आवश्यकता है। अदरवाइज 50 में आराम से 45 प्लस प्रश्न तो उसी वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज से मुझे आसानी से समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें आपने एनालिसिस और विचार करके ये निर्णय लिया कि आपने इतना घंटा पढ़ाई करना है और इतना घंटा पढ़ाई करने की रेगुलरिटी अगर मैंने इन 1 महीने में दिया तो निश्चित रूप से मेरा हॉस्टल वार्डन का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसको रिपीटेशन करना है, ताकि मेरा जो भी कमी हो रहा है, जहां पर भी मैं चूक रही हूं या चूक रहा हूं, वो समस्याएं मेरी दूर हो जाएं। तो इसी प्रकार से आपने अंतिम में जो निर्णय तक पहुंचे हैं, तो निर्णय तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, फिर अधिगम कहलाता है। उसे ही समस्या समाधान की स्थिति में पहुंचना और अधिगम लर्निंग का प्रोसेस कहते हैं। सांवेगिक विकास और अधिगम की बात करें, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लर्निंग, तो ऐसी अवस्था जो बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे क्रोध, घृणा, स्नेह, आश्चर्य, ये सभी क्या कहलाते हैं, सांवेगिक विकास कहलाते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट और लर्निंग कहते हैं। सीधी सी बात है, एक बच्चा किसी पर क्रोध करता है, या आप ही किसी को जो आपके बहुत प्रिय हैं, जिनके साथ आपकी बहुत घनिष्ठता है, आप गुस्से गुस्से में उसको डांट दिए, या फिर आप बोल रहे हो कि ब्रेकअप, और ब्रेकअप करने के बाद फिर कोने में जाकर के रो रहे हो कि नहीं, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हमको ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। अब ये हमारा बहुत प्रिय मित्र है, ये हमारे बहुत प्रिय हैं, ठीक है। अपने माता पिता को आपने कुछ डांट दिया, वो आपको डांट रहे हैं, तो आपने भी उन पर चिल्ला दिया, जो आपको इस मुकाम तक लेकर के आए हैं, आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, ठीक है। आपने अपने सबसे प्रिय मित्र को झगड़ा कर लिया, फिर आगे चल करके जा करके आपने खुद ही क्रोध किया, ठीक है, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारा, तो आप खुद क्रोध कर रहे हो और खुद फिर कोने में जाकर के रो रहे हो। अब मुझे बोलोगे कि सर आप क्रोध करो, तो मैं फोकट में क्रोध करता नहीं हूं, उसके लिए मैं फीस लेता हूं। अगर मुझसे क्रोध करवाना है तो पहले आप फीस जमा करो, क्योंकि लगभग 2400 से 2500 कैलोरी एक बार क्रोध करने में खत्म होता है। तो भाई उस कैलोरी को फुलफिल करने के लिए भोजन करना पड़ेगा, पौष्टिक आहार करना पड़ेगा, उसका खर्चा कौन देगा? तो मैं क्रोध नहीं करता। मुझे जिस दिन समझ में आया कि भाई ये बहुत खर्चीला चीज है, तो मैं पहले बोलता हूं कि किसी पर क्रोध करना है, सबसे पहले पैसा जमा करो 2400 कैलोरी का, उसके बाद फिर मैं पूरा फुल इमोशन क्रिएट करके क्रोध कर दूंगा। समझ में आया? तो क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के लिए पैसे लेना चाहिए। क्रोध भी करना है तो क्रोध करने के लिए भी आप पैसे लो, तब जाकर के क्रोध का कोई वैल्यू है। समझ में आया? देखिए, सांवेगिक विकास और अधिगम को हमने समझा कि भाई क्रोध आना, घृणा आना, भय, डर, आश्चर्य, ये सभी कुछ हमारे अंदर संवेग है। तो इस संवेग पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है, यानी हमारे इमोशंस पर ही हमारा नियंत्रण नहीं है। इसी नाम से इमोशन पर नियंत्रण नहीं होने के कारण ही मनुष्य जो है चिंता में जाता है और जो है डिप्रेशन में जाता है। और इसी को समझने का प्रयास करना क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ठीक है। मनोगत्यात्मक गामक विकास एवं अधिगम। ये गामक शब्द, गामक मतलब मोटोर होता है, तो एक गामक शब्द को समझना। अब देखो, बच्चा जब जन्म लेता है ना, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही साथ, देखो, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही साथ बच्चा जो है सबसे पहले हाथ पैर को हिलाएगा, फिर चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, चलना, घूमना फिरना, और इसी प्रकार से बच्चा जो है अन्य क्रियाएं करता है आगे चल करके। तो बच्चा जन्म लेने के साथ सबसे पहले तो घिसटना प्रारंभ करेगा। इससे पहले तो कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा, अपने सिर को बस ले दे के उठा पाता है, फिर हाथ पैर पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है, फिर धीरे धीरे पैरों के बल चलने का प्रयास करता है। यानी कुल मिलाकर के गामक शब्द को कैसे समझ सकते हो? गामक एक तो होता है शारीरिक,
और तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है और शरीर है, इन दोनों के मध्य जो है संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया, स्थापित करने की प्रक्रिया, ठीक है। हमारा जो शरीर है और हमारा नर्वस सिस्टम है, इन दोनों के बीच में संतुलन, बैलेंस स्थापित करके इसको एक्टिवेशन करने की प्रक्रिया, इसको क्रिया रूप में लाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? गामक विकास कहलाती है। इसे ही हमने मनोगत्यात्मक कह दिया है या मोटर डेवलपमेंट भी कह दिया है, ठीक है। यानी जिस व्यक्ति में क्रियात्मक क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास होता है और किसी कार्य को पूर्ण करने में जो मांसपेशियां, तंत्रिकाओं की गतिविधियों के समायोजन की आवश्यकता होती है, इसी को मैंने बोला एडजस्टमेंट, समायोजन या संतुलन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के विकास को ही हमने क्या कहा? मोटो डेवलपमेंट। जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद धीरे से अपने हाथ पैर पर नियंत्रण स्थापित करता है, अपने पलकों पर नियंत्रण स्थापित करता है, उसके वो जोर से चिल्लाता है, रोने का प्रयास करता है, उसके गले का धीरे धीरे विकास होता है, ठीक है, आवाज में बदलाव आता है, ये सभी उसके गामक विकास कहलाते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहलाते हैं। लर्निंग, अधिगम बच्चों में किस प्रकार से होता है देखते हैं, चलिए। तो इन्फेंसी एंड लर्निंग इन द स्टेज, शैशव अवस्था में लर्निंग किस प्रकार से होता है बच्चों के अंदर। पहली बात तो शैशव अवस्था क्या है, आप लोगों ने जाना कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, याद रखते जाओ, नोट करते जाओ, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक हमने इन्फेंसी पीरियड कहा है, शैशव अवस्था कहा है। शैशव अवस्था में 2 चीजें ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि बालक का जो शारीरिक विकास है, खास करके शारीरिक विकास है, वो 0 से 3 वर्ष में तीव्र होता है, 0 से 3 वर्ष में तीव्र होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, आगे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट कब तीव्र होगा। तो 0 से 3 वर्ष में तीव्र शारीरिक विकास होता है, और 3 से, इसको आप लिखिएगा 3, है ना, 3 टू नेक्स्ट ईयर, 3 से अधिक वर्ष में या 3 से 6 वर्ष में आप कह सकते हो, 3 से 6 वर्ष में, है ना, 3 से 6 वर्ष में शारीरिक विकास क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। लेकिन इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको चलना है। जब भी ये 3 से 6 वर्ष बोल रहा है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप चलिएगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप चलिएगा। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल? 1/, आप कह दीजिए इसको साइकिक डेवलपमेंट, ठीक है, साइकिक डेवलपमेंट। यानी जब जो है शरीर, अब सीधी सी बात है, पूरा ताकत किस में लग रहा है? शरीर के विकास में लग रहा है ना। तो पूरा ताकत जब शरीर के विकास में लग रहा है तो मानसिक विकास में तो ताकत नहीं लगेगा। इसी नाम से जब 0 से 3 वर्ष में बालक का शरीर का विकास तीव्र हो रहा होता है तो मानसिक विकास धीमा हो जाता है। तो मानसिक विकास क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, धीमा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब जो है शारीरिक विकास स्लो हो जाता है, 3 से 6 वर्ष के दौरान जब शारीरिक विकास स्लो हो जाएगा तो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? साइकिक डेवलपमेंट। कहने का मतलब है जब भी पूरा का पूरा ताकत अगर शारीरिक विकास में नहीं लग रहा है, तो शारीरिक विकास में नहीं लग रहा है तो उसका विपरीत कहां पर लगेगा? मानसिक विकास में। तो 3 से 6 वर्ष में मानसिक विकास तीव्र होता है, शारीरिक विकास धीमा हो जाता है। इसी को यहां पर बताया गया है कि अगर अधिगम की बात करें तो बच्चा किस वर्ष सर्वाधिक सीखता है। ये प्रश्न अगर पूछेगा, बच्चा जो है किस समय शैशव अवस्था में ना, शैशवावस्था में बच्चा किस समय सर्वाधिक सीखता है? सर्वाधिक सीखता है या सर्वाधिक अधिगम करता है? सर्वाधिक अधिगम, लर्निंग, सर्वाधिक अधिगम या लर्निंग। सर्वाधिक सीखता है, अधिक सीखता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहना कि बच्चा सर्वाधिक कब सीखेगा? 3 से 6 वर्ष में इसका मानसिक विकास तीव्र होता है, सीखने की प्रक्रिया तीव्र होती है, क्योंकि इस समय शारीरिक विकास स्लो हो गया होता है तो सीखने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। बात समझ में आया? यानी कि बच्चा जो है 3 से 6 वर्ष में अधिक से अधिक अनुकरण करेगा, दोहराएगा और समाजीकरण में अपने आप को योगदान देगा। ठीक,
चाइल्डहुड एंड लर्निंग इन द स्टेज। चाइल्डहुड को हमने सबसे पहली बात देखा कि चाइल्डहुड कब से कब तक कहलाता है। चाइल्डहुड जनरली, इसे आप चेंज कर दीजिए, चाइल्डहुड को हम कहते हैं 5 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, 5 से लेकर के 12 वर्ष ये क्या कहलाता है, चाइल्डहुड कहलाता है। तो चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में किस प्रकार से सीखता है बच्चा। जनरली हम देखते हैं 6 से 9 वर्ष में दो चीजें होती हैं। 6 से 9 वर्ष के दौरान, 6 से 9 वर्ष के दौरान बच्चों की लंबाई और भार में वृद्धि होती है। बच्चों की लंबाई और भार में वृद्धि होती है। साथ ही साथ इंटरेस्ट इन स्टडी, 6 से 9 वर्ष के दौरान बच्चों में स्टडी करने का इंटरेस्ट जो है स्लो हो जाता है, कम हो जाता है, और स्पीड ऑफ लर्निंग स्लो हो जाती है। इसी नाम से स्पीड ऑफ लर्निंग स्लो हो जाती है। जनरली हम देखते हैं स्पीड ऑफ लर्निंग किस स्टेज में सर्वाधिक है, शैशव अवस्था में 3 से 6 वर्ष में। लेकिन 6 से 9 वर्ष में स्पीड ऑफ लर्निंग क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसी अवस्था में पुनः क्या हो रहा है, पुनः 6 से 9 वर्ष में पुनः क्या हो रहा है, शारीरिक विकास होना चालू हो गया। और शारीरिक विकास हो रहा है मतलब लंबाई और भार में वृद्धि हो रही है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, साइकिक डेवलपमेंट। यानी कि जब जब शारीरिक विकास तीव्र होने लगता है तब तक मानसिक विकास में बाधा पड़ती है, और इसी नाम से इंटरेस्ट ऑफ स्टडी कम हो जाता है, स्पीड ऑफ लर्निंग कम हो जाता है। अगर आप माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि बच्चों में जब भी शारीरिक विकास तीव्र हो रहा है तो उसका मानसिक विकास धीमा हो जाएगा। 0 से 3 वर्ष में शारीरिक विकास तीव्र होता है, इसी नाम से मानसिक विकास कम होता है। लेकिन 3 से 6 वर्ष में शारीरिक विकास धीमा होता है, इस नाम से 3 से 6 वर्ष में बच्चा सर्वाधिक सीखेगा, अधिक चीजों का अनुकरण करेगा, दोहराएगा और सामाजिकरण में अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन अगर हम बात करें पुनः 6 से 9 वर्ष के दौरान, बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में 6 से 9 वर्ष के दौरान बच्चा जो है सर्वाधिक सीख नहीं पाता, क्योंकि इस समय उसकी लंबाई और भार में वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब है कि बच्चा जो है अधिक चीजों को नहीं समझ पाएगा, क्योंकि शारीरिक विकास जैसे जैसे तीव्र होता है तो मानसिक विकास धीमा हो जाता है, एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसी नाम से शारीरिक विकास अधिक होने के कारण, तीव्र होने के कारण उसके इंटरेस्ट ऑफ स्टडी में, स्पीड ऑफ लर्निंग में कमी आ जाएगी। समझ में आया। लेकिन आगे हम बढ़ते हैं 9 से लेकर के 12 वर्ष तक। 9 से लेकर के 12 वर्ष तक अगर हम चलें तो 9 से लेकर 12 वर्ष में थिंकिंग और लॉजिकल एबिलिटी बहुत वृद्धि होती है। बच्चों के अंदर जनरली 9 से 12 वर्ष के दौरान थिंकिंग और लॉजिकल एबिलिटी में ग्रोथ आता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस अवस्था में बच्चों के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चे के अंदर लॉजिकल एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी को और अधिक डेवलप किया जा सके। आई थिंक आप बातों को समझ पाए होंगे। 6 से 9 वर्ष के दौरान बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों में लंबाई और भार में वृद्धि हो रही होती है 6 से 9 वर्ष के दौरान। इसी नाम से इंटरेस्ट ऑफ स्टडी कम हो जाता है, स्पीड ऑफ लर्निंग स्लो हो जाती है। तो बच्चों को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको मारते फिरो, ठीक है, उनको डांटते फिरो। बच्चों में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट और बेहतर हो सके। लेकिन जनरली हम 9 से 12 वर्ष के दौरान देखते हैं कि बच्चों के अंदर थिंकिंग और लॉजिकल एबिलिटी फिर से डेवलप होने लगती है, क्योंकि इस समय 9 से 12 वर्ष में शारीरिक विकास धीमा हो जाता है, इस नाम से मानसिक विकास तीव्र हो जाती है। बात समझ में आ रहा है जी? क्लियर हो रहा है? कमेंट करके जरूर बताया करो। किशोरावस्था और इसके दौरान एडोलसेंस एंड लर्निंग इन द स्टेज। पहली बात तो एडोलसेंस जो होता है ना, किशोरावस्था, इसका एज ग्रुप होता है 12 से 18 वर्ष। एज ग्रुप को आपको ध्यान में रखना है। तो किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, हमने ये देखा कि 9 से 12 वर्ष के दौरान, 9 से 12 वर्ष के दौरान जनरली 9 से 12 वर्ष के दौरान जनरली मानसिक विकास तीव्र हो रहा है। 6 से 9 वर्ष के दौरान शारीरिक विकास, 9 से 12 वर्ष के दौरान मानसिक विकास। अब 9 से 12 वर्ष के बाद फिर से 12 से 14 वर्ष के दौरान, 12 से 14 वर्ष के दौरान हम लोग देखेंगे, या 12 से 15 वर्ष आप ले सकते हो। तो 12 से 15 वर्ष के दौरान पुनः शारीरिक विकास तीव्र हो जाएगा, क्योंकि जितनी लंबाई ऊंचाई बढ़नी है ना, वो 16 वर्ष तक जो है बढ़ता है, लड़के और लड़कियों दोनों में। 16 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1-2 साल और आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 16 वर्ष तक ऊंचाई लंबाई जितनी बढ़नी है बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि 12 से
14 या 15 वर्ष तक के दौरान फिर से क्या होगा, फिर से शारीरिक विकास तीव्र होगा, शारीरिक बदलाव आएंगे, है ना। तो लंबाई, भार और मांसपेशियों में जनरली हमको बदलाव देखने को मिलता है। जनरली बॉयज का शारीरिक विकास 14 से 18 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है और गर्ल्स का शारीरिक विकास 12 से 14 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है। इनके अंदर मैच्योरिटी इसी समय जन्म लेती है, क्योंकि 12 से 18 वर्ष के दौरान, 12 वर्ष के आते आते और मैच्योरिटी, इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं। शारीरिक विकास, लंबाई, भार और मांसपेशियां जब विकसित हो जाती हैं, पूर्ण विकसित हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कह देते हैं। अब इसी परिपक्वता में हम देखेंगे कि गर्ल्स में ये परिपक्वता कब आती है, 12 से 14 वर्ष के दौरान ये परिपक्वता आ जाती है। वहीं पर बॉयज में 14 से 18 वर्ष के दौरान ये परिपक्वता आ जाती है। तो चूंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उनके अंदर परिपक्वता, शारीरिक परिपक्वता आ गई, लंबाई, भार, मांसपेशियों का विकास हो चुका, लड़कियों में 12 से 14 वर्ष, बॉयज में 14 से 18 वर्ष में, इस नाम से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग तो होगी ही, क्योंकि इस दौरान उनमें इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इस दौरान, किशोरावस्था के दौरान हार्मोनल चेंजेस भी होता है। तो हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारे जो हमारे संवेग हिडन है, वो उसको जो है इंस्टिंक्ट मिलता है, उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है और हमारे इंस्टिंक्ट, हमारी मूल प्रवृत्तियां फिर जागृत होती हैं। इसी कारण से बच्चों के अंदर हम लोग देखते हैं कि 12 से 18 वर्ष के दौरान बहुत ही आंधी और तूफान जैसा इनके जीवन में एक प्रकार से लहर सब पैदा हो जाता है ना। इसी नाम से इसे हम आंधी और तूफान का समय कहते हैं बच्चों के अंदर। तो 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था, एडोलसेंस में हमने देखा कि लंबाई, भार और मांसपेशियों का विकास होता ही है। इसके साथ ही साथ समझ इसलिए पैदा होती है क्योंकि इनके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है, प्रजनन अंग और मूल प्रवृत्तियां जनरली विकसित हो जाती हैं, बुद्धि का विकास होता है, इस नाम से ध्यान केंद्रित होने लगता है, स्मरण शक्ति बढ़ने लगती है, यौन समस्याएं बच्चों को समझ में आने लगती है। लड़कियों को सबसे पहले यौन समस्याएं समझ में आती है, फिर लड़कों को यौन समस्याएं भी समझ में आने लगती हैं। क्या क्या यौन समस्याएं आती हैं मूल रूप से, उस पर भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लासेस आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं अभी क्वेश्चंस पर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चंस एमसीक्यूज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कब करेंगे? पूरे क्लास, इंटायर क्लास फिनिश होने के बाद। ठीक, तो आपका काम क्या है, अधिक से अधिक नेक्स्ट क्लास इसका फिर से प्रीमियर होगा। कब होगा? जब आप अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, और मुझे लगेगा कि बिल्कुल शेयर हो रहा है, सभी तक पहुंच रहा है, तो नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी हम आपके लिए फिर से उपलब्ध कराएंगे। ठीक, तो ये बेहतरीन नोट्स के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स के साथ हम जो है ये अध्ययन कर रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास निश्चित रूप से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप नीचे दिए गए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से टेस्ट सीरीज वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहें, और एक पोस्ट आपको लेना है, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।